नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों सबसे पहले तो आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है यूट्यूब के माध्यम से, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी और मैं इस उम्मीद से कभी यूट्यूब पर आया भी नहीं था कि मुझे इतने लोगों द्वारा सुना जाएगा और इतना प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। आपके इतने प्रेम और स्नेह के लिए आपका बहुत-बहुत आभार और थैंक यू सो मच। प्रिय साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ख़ास है कई मायनों में और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके समक्ष लाने वाला हूँ, ये दोनों वीडियो बहुत ख़ास है। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि ये दोनों वीडियो को अन्य तक ज़रूर सर्कुलेट करें ताकि लोगों की जो भ्रांति है वो दूर हो और चीज़ें जो उनके समक्ष जो टूटी-फूटी शब्दों में आ रही हैं, उनके पास जो एक भ्रांति के रूप में चीज़ें आ रही हैं, वो एक क्लैरिफ़ाई करके बड़ा ही स्पष्ट पिक्चर उनके समक्ष आए। तो इसलिए आप ये दोनों वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, एक ये और एक जो अपकमिंग वीडियो आपके समक्ष आने वाला है। इस वीडियो में महत्वपूर्ण ये है कि आपको ये जानकारी होगी कि माननीय न्यायालय की तरफ से अभी जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, उसमें रोक लगाई गई थी और कई प्रकार के संशोधन की बात कही की गई थी। लेकिन उस ऑर्डर के बाद से कुछ ऐसी अड़चनें थी जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाना गवर्नमेंट के लिए बहुत हद तक पॉसिबल नहीं था। इस वजह से गवर्नमेंट दोबारा एलपीए फाइल करती है अपर बेंच में। मुख्यतः क्या-क्या चीज़ें थी जो कि इनके लिए स्पष्ट नहीं था? इनके लिए बहुत मुश्किल था। मुश्किल ये था कि जैसा कि माननीय न्यायालय ने ऑर्डर क्या दिया था कि आप सब्जेक्ट को यूनिट मानिए, ना कि यूनिवर्सिटी को यूनिट मानिए। जो वैकेंसी निकली हुई थी बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की, उसमें सब्जेक्ट को यूनिट माना गया था। सॉरी, विश्वविद्यालय को यूनिट माना गया था, ना कि सब्जेक्ट को यूनिट माना गया था। सब्जेक्ट को यूनिट मानना और विश्वविद्यालय को यूनिट मानना, दोनों में क्या बुनियादी अंतर है और क्यों ये बहुत बड़ा अड़चन था कि जिसकी वजह से एलपीए में दोबारा सरकार रुख करती है, अपर बेंच में जाती है। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मानते हैं, तो यूनिवर्सिटी वाइज़ जिस-जिस विषय में जितनी-जितनी रिक्तियाँ रहेंगी और कैटेगरी वाइज़ जितनी रिक्तियाँ रहेंगी, वो उस यूनिवर्सिटी स्तर पे आकलन करेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट वाइज़ आकलन करता है, तो आप सपोज़ दैट समझें ये चीज़ें मैं आपको स्पष्ट क्यों अभी बता रहा हूँ, पहले आप जान लें कि अभी-अभी माननीय न्यायालय की तरफ से जो ऑर्डर आया था, उसके रेफ़रेंस में देखिए, ये एक न्यू नोटिस आया है और ये नोटिस क्या है कि ये इनके द्वारा यहाँ पे देखिए आयोग की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया और इसमें रिवाइज़ रोस्टर है, जितने भी सीटें थीं, हर विषय का यहाँ पे देखिए रिवाइज़ रोस्टर है। हर विषय ध्यान रखिए जो 27 विषय का रिज़ल्ट प्रकाशित किया जा चुका है, उसको छोड़ कर के यहाँ पे सभी विषय का रिवाइज़ रोस्टर जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा। आप चाहें तो आयोग की वेबसाइट पे विज़िट करके डाउनलोड कर सकते हैं या तो फिर मैं पर्सनल यहाँ पे लिंक दे दूँगा जिसके माध्यम से आप आयोग पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस पर क्या-क्या रोस्टर में बदलाव हुआ है, क्या-क्या चेंजेज़ हुए हैं, इस पर आने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या अभी रिवाइज़्ड रोस्टर जो जारी कर दिया गया है, इसके बाद से क्या पुनः वैकेंसी जो नियुक्ति प्रक्रिया है आरंभ हो जाएगी? तो जी नहीं। आज ही ये जारी किया गया है, लेकिन देखिए इसमें भी एक चीज़ लाइन कह दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि द कमीशन शैल कैरी आउट आप अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे कि द कमीशन शैल कैरी आउट फर्दर एक्शन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर द सेड रिवाइज्ड रोस्टर सब्जेक्ट वाइज एंड यूनिवर्सिटी वाइज ओनली आफ्टर ऑर्डर्ड पास्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना एज मेंशन्ड एबव। मतलब कि अभी ये जो रिवाइज़्ड रोस्टर जारी किए हैं, आप देख पा रहे हैं आयोग की वेबसाइट पे रिवाइज़्ड रोस्टर आ चुका है, लेकिन अभी ये नियुक्ति प्रक्रिया नहीं जारी करेंगे जब तक कि हाई कोर्ट के द्वारा माननीय न्यायालय के द्वारा ऑर्डर नहीं आ जाता है। ये रिवाइज़्ड रोस्टर किस आधार पे बनाए हैं और जब ये रिवाइज़्ड रोस्टर बना ही लिए हैं, तो फिर इनको एलपीए में जाने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है? तो उसी मुद्दे पे मैं बात कर रहा था, इसके बाद हम इस रोस्टर पे आते हैं। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि यूनिट जो माननीय न्यायालय की तरफ से जो पूर्व का ऑर्डर था, उसमें विश्वविद्यालय को यूनिट न मान करके सब्जेक्ट को यूनिट मानने के लिए कहा गया था। सब्जेक्ट को यूनिट मानने और विश्वविद्यालय को यूनिट मानने में बुनियादी अंतर क्या है? सपोज़ दैट मैं साइकोलॉजी को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूँ। साइकोलॉजी में जैसा कि 424 रिक्तियाँ थीं, ठीक है? रिवाइज़ रोस्टर में भी सीटों की संख्या ऐज़ इट इज़ है और एक चीज़ और स्पष्ट कर दें, यहाँ पे रिवाइज़ रोस्टर में देखिए एक बात और की कही गई है कि यहाँ पे कोई फ्रेश एप्लीकेंट को यहाँ पे ये एडमिट नहीं करने वाले हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से यहाँ कहा गया है कि इन दिस रिगार्ड बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना इज नॉट इनवाइटिंग एनी फ्रेश एप्लीकेशन।
मतलब ये कोई नया फ्रेश एप्लीकेशन इनवाइट नहीं करने जा रहे हैं, अगर दोबारा से इंटरव्यू कंडक्ट करने पड़े कुछ-कुछ विषयों में, ठीक है? जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, फिलॉसफी हो गया, इनमें इंटरव्यू हो चुका है। तो क्या पुनः इंटरव्यू होगा, क्या होगा, हम आगे इस पे समझेंगे। और क्या फ्रेश एप्लीकेंट को मौका दिया जाएगा? तो स्पष्ट है कि यहाँ पे देखिए फ्रेश एप्लीकेंट को मौका नहीं दिया जा रहा है। जो एप्लीकेंट ऑलरेडी हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है और उन्हीं को ये मौका मिलेगा। लेकिन पहले समझें कि एलपीए में दोबारा ये क्यों गए हैं। तो जैसा कि मैं बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी को यूनिट माना जाए कि वे सब्जेक्ट को यूनिट माना जाए, मेन अड़चन यही था और इसी चीज़ को लेकर के ये माननीय न्यायालय में गए हुए हैं। तो जैसा कि मैं साइकोलॉजी का एग्जांपल ले रहा था, साइकोलॉजी में टोटल 424 सीटें हैं। अब सपोज़ दैट मान लीजिए ये परंपरागत 13 विश्वविद्यालयों की रिक्तियाँ निकली हुई हैं और 424 सीटें 13 विश्वविद्यालय से मिले हुए हैं। लेकिन क्या 13 विश्वविद्यालय से कॉमन नंबर है वैकेंसी का? जी नहीं, कॉमन नंबर नहीं है। किसी में 32 है, तो किसी में 20 है, तो किसी में 90 है। ऐसे-ऐसे संख्या है। तो जैसा कि हर विश्वविद्यालय का अपना-अपना अलग-अलग स्ट्रेंथ है, तो उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी भी लागू है। कहीं पर जनरल कैटेगरी के टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट नंबर ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 50 होंगे, तो कहीं जनरल कैटेगरी के केवल 8 होंगे, कहीं 2 होंगे। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है। तो अगर ये सब्जेक्ट को यूनिट मानते हैं, तब इनके पास टोटल वैकेंसी आ गई 13 विश्वविद्यालय से 424। अब 424 में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, उस रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये सीटों का बँटवारा कर देंगे। लेकिन अब यहीं पे रुकिए, 424 में रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत जब ये सीटों का बँटवारा करेंगे उस रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, तो जब इनको विश्वविद्यालय में पुनः वापस डोनेट करना होगा, विश्वविद्यालय को वापस करना होगा 424 को, तो फिर ये कैसे-कैसे किस आधार पे वापस करेंगे? किसी विश्वविद्यालय में सपोज़ दैट अगर 5 सीटें ही केवल खाली हों, तो 5 सीटें किस कैटेगरी को देंगे? जनरल को देंगे कि बीसी को देंगे कि ईबीसी को देंगे? किसी विश्वविद्यालय में सपोज़ दैट मान लीजिए अच्छा सबसे पहली बात तो किसी भी विश्वविद्यालय में 100 से ज़्यादा सीटें खाली हैं नहीं। और अगर एसटी की बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब को तो केवल 1% रिजर्वेशन है। तो ऐसी स्थिति में शेड्यूल्ड ट्राइब तो किसी विश्वविद्यालय का एप्लीकेंट ही नहीं बन पाएगा। कैसे किसी विश्वविद्यालय को शेड्यूल्ड ट्राइब का एप्लीकेंट देंगे? तो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय को यूनिट मान करके न करने के वनस्पत विषय को यूनिट मानना बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। ये असंभव हो जाएगा। वो विश्वविद्यालय को यूनिट न मान के अगर सब्जेक्ट को यूनिट मानेंगे तो फिर कैसे दोबारा विश्वविद्यालय को वापस करेंगे उतने-उतने एप्लीकेंट और किस मात्रा में वापस करेंगे? किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग वापस करेंगे? तो अच्छा, अब यहाँ पे लूप होल क्या है? इसका बैडफॉल क्या होगा? इसका देखिए बैडफॉल ये होगा, इसका बुरा परिणाम ये निकल के आएगा कि अगर विश्वविद्यालय को यूनिट मान के निकाला जाए, तो हो सकता है किसी विश्वविद्यालय में जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट जनरल कैटेगरी के हों, वो ज़्यादा हों, किसी विश्वविद्यालय में नंबर ऑफ एससी कैटेगरी की सीटें ज़्यादा रिक्त हों, किसी विश्वविद्यालय में ईबीसी की ज़्यादा रिक्त हों। इस वजह से जब टोटल एक यूनिट बनेगा, 424 का एक यूनिट बनेगा, तो वहाँ पर आपको रिज़र्वेशन अकॉर्डिंगली जो 424 में होना चाहिए, वो नज़र नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर रोस्टर जो बना हुआ है कैटेगरी का, वो विश्वविद्यालय वाइज़ बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब विश्वविद्यालय वाइज़ बना हुआ है, तो फिर कैसे एक यूनिट होने के बाद सारा फ्रेम जितना होना चाहिए, उतना नज़र आएगा? तो इसका बैड लक क्या है? इसका अगर हम देखें कि दुष्परिणाम क्या है विश्वविद्यालय वाइज़ होने का? विश्वविद्यालय वाइज़ होने का दुष्परिणाम ये होगा कि सभी कैटेगरी को जितना-जितना रिज़र्वेशन मिला हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का उतना ही सीट मिले यह ज़रूरी नहीं है। उतना सीट मिल भी सकता है और उतना सीट नहीं भी मिल सकता है। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अभी आप देखिए अब रिवाइज़ रोस्टर पे आते हैं कि जो रिवाइज़ रोस्टर जारी किया गया है, इसमें क्या अंतर है और इसमें क्या-क्या चीज़ें बदलाव की हैं। सबसे पहले पूर्व वाले वैकेंसी में जो पूर्व का विज्ञापन था, उसमें देखिए अलग से बैकलॉग का ज़िक्र नहीं था। आप इसमें देख पा रहे हैं प्रत्येक विषय में अलग से इन्होंने बैकलॉग दर्शाया हुआ है। वास्तव में ये नियम भी है कि बैकलॉग आप अलग से दिखाएँगे, ना कि एक ही में मर्ज करके दिखाएँगे। ये देखिए इसमें अभी जो रिवाइज़ रोस्टर जारी किया गया है, इसमें बैकलॉग अलग से दिखा दिया गया है कि किस विषय में कितनी-कितनी सीटें बैकलॉग हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाया गया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुल स्वीकृत पद कितने हैं। यहाँ पे देखिए सभी जितने-जितने विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है उस विषय की, अब सपोज़ दैट ये जो निकला हुआ है ये देखिए इंग्लिश विषय का, आपके सामने फ्रेम ऑफ रेफ़रेंस में मैंने इंग्लिश का निकाला है। इंग्लिश में देखिए 13 विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो रही है और इंग्लिश के टोटल सैंक्शन पद देखिए कितने हैं 631 हैं।
आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 631 इंग्लिश के सैंक्शन पद हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे देखिए कार्यरत बल कितने हैं? 378 हैं। एक चीज़ समझ लें, ये जो कार्यरत की संख्या दिखा रहा है वर्केबल, वो उस समय की संख्या है जिस समय ये रिक्ति जो इस समय ये वैकेंसी के लिए ये रोस्टर तैयार किया गया, जिस समय रिक्ति टोटल तैयार की गई। इसमें ऐसा संभव है कि बहुत सारे ये 378 में रिटायर हो गए हों। बहुत सारे अपना अलग-अलग जगहों पे बदलाव करा लिए हों, बदली करा लिए हों या अपने-अपने स्टेट में वापस चले गए हों। बहुत सारे आउट ऑफ स्टेट वाले भी बिहार में कार्यरत हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जब वैकेंसी आई थी तब की बात है, ठीक है? तो इसके बाद देखिए टोटल रिक्ति कितनी निकलती है 253। अब 253 में देखिए 95 देखिए बैकलॉग हो गया, ओके। अब बैकलॉग में किस-किस कैटेगरी में देखिए वो सीटें निर्धारित की कर दी गई। कुल योग आपको बैकलॉग का 95 दिखा दिया गया है। इसके बाद बैकलॉग निकाल देने के बाद कुल कितनी चालू रिक्ति वर्ष में है 158। अब 158 में देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे स्पष्ट दिखा दिया गया है, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर विषय का हर कैटेगरी वाइज़ दिखा दिया गया है। अब आप यहाँ पे अपने-अपने विषय का यहाँ पर देख पाएँगे कि आपकी पूर्व की कैटेगरी में कितनी सीटें थी और अभी में कितनी सीटें हैं। किसी-किसी विषय में संभवतः बदलाव हुआ होगा कैटेगरी वाइज़, किसी में नहीं हुआ होगा बदलाव। तो यहाँ पर आप देख पाएँगे यहाँ पे कैटेगरी वाइज़। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये है बैकलॉग। यहाँ पर आप आयोग की वेबसाइट पे जाके इसको आप डाउनलोड करके माइन्यूटली ऑब्जर्व करके आप देख सकते हैं आपके विषय की क्या स्थिति है। बाकी अगर आपको किसी प्रकार की दुविधा नज़र आती है या किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपके प्रश्नों का मैं रिज़ॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा और मेरी कोशिश होती है कि कमेंट के माध्यम से भी आपके प्रश्नों का वहाँ पे रिप्लाई दूँ। तो आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ज़रूर रिवाइज़ रोस्टर यहाँ पे जारी कर दिया गया है, लेकिन ये प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब माननीय न्यायालय की तरफ से ऑर्डर आ जाएगा। रही बात कि माननीय न्यायालय की तरफ से ऑर्डर कब आने वाला है, मूलभूत तो प्रश्न ये है, एक चीज़ समझें, अभी 8 नवंबर 2023 तक को सभी पार्टियों को वहाँ पे रिप्लाई फाइल करना था, तो 8 नवंबर 2023 तक जितने भी पार्टी थे, जो भी पिटिशनर की तरफ से रहे हों या सरकार की तरफ से रहे हों, जो भी रहे हों, उन सभी ने अपना-अपना रिप्लाई फाइल कर दिया है। संभवतः उम्मीद है कि माननीय न्यायाधीश महोदय जज साहब ऑर्डर लिख रहे होंगे, तो जैसे ही वो ऑर्डर अपना कंप्लीट कर लेते हैं, ऑर्डर वहाँ पे जारी कर देंगे और ऑर्डर उनके पास होने के बाद ही ये नियुक्ति प्रक्रिया पुनः से सुचारू रूप से संचालित होने लगेगी। ठीक है? तो आने वाले नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के लिए आप तैयार रहें, वो बहुत ख़ास है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर न्यू व्यूअर हैं और इस वीडियो को सर्कुलेट कर दें ताकि अन्य लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और बार-बार मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसे आप ज़रूर देखिएगा और सब तक शेयर करिएगा। इसे तो शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन अन्य वीडियो को भी शेयर करिएगा क्योंकि वो बहुत ख़ास होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।